हेलो स्टूडेंट, मैं अमरनैन आपका फिर से एडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम जो करेंगे वो है भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये है उसका पहला चैप्टर। धीरे धीरे हम इसके कई चैप्टर करेंगे और आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उसमें कवर अप करवा दूंगा। तो बेफिक्र रहिए, रिजल्ट की उम्मीद बाद में कीजिए, पहले तैयारी कीजिए हमारे साथ। तो बढ़ते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने काम की तरफ। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी होती है, यानी मनुष्य को कितनी हर्ट्ज ध्वनि का पता चल सकता है। तो वो है 20 से 20,000 तक हर्ट्ज तक मनुष्य पता लगा सकता है, वो सुन सकता है, उसको महसूस कर सकता है ध्वनि को। अगर इससे कम हुई तो भी नहीं महसूस कर पाएगा और इससे ज़्यादा हुई तो भी। नेक्स्ट है कि काले वस्त्रों के मुकाबले सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कहा भी जाता है कि गर्मियों में आप सफ़ेद वस्त्र पहनो। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश यानी लाइट पहुंचती है वो इसे परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडे ज़्यादा रहते हैं मुकाबले काले वस्त्रों के। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है। चांदी हो गया या फिर पारा भी एक अच्छा विद्युत चालक है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिकीय में होते हैं। तो परमाणु होगा, उसके नाभिकीय में क्या होंगे? तो अपना प्रोटॉन होगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। नेक्स्ट है कि एक स्टूडेंट आप याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान के अंदर दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो साइंटिस्ट के नाम, वैज्ञानिक, और दूसरा किसी भी चीज़ का मापक यंत्र। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। आपने अगर कोई एग्ज़ाम पहले दे के देखा है तो उसमें आपको मिला ही मिला होगा। तो फिर नेक्स्ट इसलिए इसी से रिलेटेड है कि पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ताप यानी ज़्यादा ताप की मात्रा को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अब आपने प्रकाश वर्ष पढ़ा है, ठीक है, तो वो किसका मात्रक है? वो दूरी का है, क्योंकि वो दो तारों के बीच की दूरी मापता है। ठीक है, वो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापी जाती है, दो तारों के बीच की दूरी, इसलिए वो किसका मापक हुआ? वो दूरी का मापक हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोच जाओ कि प्रकाश का मापक है, अगर प्रकाश वर्ष है तो ये नहीं है, वो दूरी का मापक, वो डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, और पूछ लिया जाए तो किसकी दूरी मापता है? तो दो तारों के बीच की। ठीक है। नेक्स्ट है पानी में रखी हुई चीज़ उठी हुई दिखाई देती है। स्टूडेंट, जब भी आप कभी देखते हो जैसे पानी में जो चीज़ पड़ी होगी, मान लो कोई पत्थर पड़ा है, तो वो उसके बीम से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो किसके वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती धारा को दिष्टे धारा में कैसे बदला जाता है, यानी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी डायरेक्ट करंट और डीसी, वो एसी अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, तो वो किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले एग्जाम में आया है एसएससी में, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है कि ट्रांसफॉर्म का क्या कार्य है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है, कई बार ट्रांसफार्म के रिलेटेड क्वेश्चन में दिया जाता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर यह काम नहीं करता है, वो सिर्फ एसी की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा याद रखना है, अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का हो तो रेक्टिफायर मिलेगा, और ट्रांसफार्मर का क्या है? एसी की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक भारी या नाभिकीय में हल्के नाभिकीय टूटने की प्रक्रिया, यानी जो एक भारी नाभिकीय होता है वो हल्के नाभिकीयों में टूटता है, तो उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, काफ़ी बार आया है एसएससी में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लो एक कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि वायु में ध्वनि की चाल 250 मीटर पर सेकंड है। यदि ध्वनि की दाब दोगुनी कर दी जाए, कितनी कर दी जाए? दोगुनी, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसी चीज़ें दी जाती है। ध्वनि की चाल पर ध्वनि की दाब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ध्वनि की चाल, ध्वनि की दाब दोगुनी करे या तिगुनी करे या जितनी भी करे तो उतनी रहेगी। तो आंसर आएगा 250 मीटर से 250 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की बॉल को किस कोण पर मारा जाए कि वह अधिकतम दूरी पर जाए। तो वो आएगा 45 एंगल, ये अपना 90 का हो गया,
तो इसके यहाँ पे 45 का एंगल बनता है। अगर इसको हम अकेला दिखाएं तो 45 का एंगल ये बन गया। ठीक है, 45 के एंगल पर अगर हम क्रिकेट की बॉल को मारते हैं तो वो बहुत दूर तक जाएगी, उसकी मैक्सिमम दूरी तक। नेक्स्ट है प्रकाश का चिकने फर्श पर टकराकर लौटना क्या कहलाता है। चिकने फर्श पर जब लाइट लगती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर दीवारों पे जाती है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, वायु की आर्द्रता मापी जाती है। फिर मापन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनको कैसे याद करना है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिक के संलयन पर, ठीक है, और परमाणु बम आधारित है नाभिक के विखंडन। ठीक है, इसमें विखंडन होता है, उसमें संलयन होता है। ठीक है, और सूर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिक के संलयन पर। ठीक है, तो ये दोनों में आएगा नाभिक के संलयन, और परमाणु बम इनसे अलग होता है, उसमें नाभिक के विखंडन होता है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है, तो डेसिबल में मापी जाती है। जो हम डी और बी दिया होता है ना, वो जैसे 20 dB 40 dB, तो वो डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। निकट रोगी के चश्मे में यूज किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस। ठीक है, या दर्पण बोल सकते हैं, हिंदी में आपको दर्पण भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। वर्षा की बूंदाएं गोल होती है, जब हम बारिश की बूंदों को देखते हैं तो गोल होकर आती है, वो पृष्ठ के तनाव के कारण आती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा, अब इसमें देखो आपको याद रखना, ध्वनि को हमेशा माध्यम चाहिएगा। ठीक है, और माध्यम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा होती है वो ठोस में, फिर आता है अपना तरल में यानी लिक्विड में, और फिर उससे कम होगी गैस में। ठीक है, और जो खाली जगह होगी वहाँ उसको माध्यम चाहिए, अगर माध्यम नहीं होगा तो वहाँ पे ध्वनि की चाल नहीं होगी। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य, हमें देखो सूर्य निकलने से पहले थोड़ा महसूस होता है या सूर्य दिखाई देने लगता है, तो वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कार्य का मात्रक है, किसी भी चीज़ का मात्रक हो तो याद रखना, तो क्या है, जूल। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, आपने सुना भी होगा, टंगस्टन का बना होता है। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि दाब वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बीपी जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो कहाँ से नहीं गुजर सकती, आपको यहाँ पे ऑप्शन में लकड़ी, पानी सब मिल सकता है, वहाँ से गुजर सकती है, क्योंकि वो एक माध्यम होते हैं, और निर्वात क्या है, वो माध्यम नहीं है। तो ध्वनि क्यों नहीं गुजर सकती, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है। एक कटा हुआ हीरा चमकता है, कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, डायनामो मशीन का कार्य क्या है, जो डायनामो मशीन होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। यह भी इंपॉर्टेंट है और ये पहले एग्जाम में आया था एसएससी में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। परमाणु में प्रोटीन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके नाभिकीय में रहते हैं, नाभिक में ही रहेंगे सब जगह परमाणु में। ठीक है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक होती है, तो यही हम पढ़ रहे थे, ठोस में सबसे ज़्यादा होंगी, लिक्विड में उससे कम, और गैस में उससे कम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लकड़ी और लोहे के गुटकों को अगर हम छोड़ दें रात को बाहर, सुबह छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है बजाय लकड़ी की तुलना में। तो क्यों होता है, क्योंकि लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की बजाय वो ज़्यादा अच्छा चालक है, इस वजह से वो ज़्यादा ठंडा हमें सुबह मिलता है। फेदोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए। और ट्रांसफार्मर का क्या काम है, देखो अब स्टूडेंट वही है ना, एसी की वोल्टेज को वो कम या ज़्यादा करेगा, तो ट्रांसफार्मर काम करता है केवल पर्यावर्ती धारा यानी केवल एसी पे, अल्टरनेटिव करंट पर ही काम करता है। अगर यहाँ पे मिल जाए एसी डीसी दोनों पर, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करना है, केवल एसी पर काम करता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है,
देखो स्टूडेंट, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा, यानी वहाँ पे जो विखंडन होता है वो नियंत्रित होता है, और जो बम वगैरह बनाए जाते हैं उनमें वो अनियंत्रित होता है, इसलिए वो बम आगे फूटते रहते हैं, उनका विखंडन होता रहता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल होता है नाभिकीय रिएक्टरों में। ये आपको आगे मिल भी सकता है कहीं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो वह है 40 dB के लगभग। ये किसने बनाया था स्तर? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या मिल सकता है, पूछ लेते हैं। मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो वहाँ पे मान लो 60 dB दे दिया, ठीक है, 70 दे दिया, 90 दे दिया, तो आपको लगभग बोला है 40 dB, तो आपको 60 सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना है। आप अगर 40 पढ़ के जाते हैं और वहाँ पे 40 ना दिया हो, 60 दिया हो, जो भी नज़दीक, लगभग में क्या होता है, जो भी नज़दीक रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो पत्थर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के एक शिखर है, यानी किसी बिल्डिंग के ऊंचाई से फेंके जाते हैं तो कौन सा पहले नीचे गिरेगा? ये वही कंडीशन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो किसी भी पत्थर का द्रव्यमान उससे स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो कौन सा पहले आएगा, चाहे वो ज़्यादा द्रव्यमान वाला हो या कम वाला हो, तो दोनों एक साथ आएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं, और जो स्टूडेंट है वो आंसर में लिखाते हैं जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो द्रव्यमान पे उसकी स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है, ये स्थायी नहीं रहता। डोपलर प्रभाव संबंधित है तो किससे है? ध्वनि से है। दांत चिकित्सक प्रयोग करते हैं, दांत चिकित्सक कौन से लेंस का, दांतों को देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो वो आंसर आएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप किसी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, वो दांतों को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए लेते हैं, और किसी को दूरदृष्टि रोग है तो उसका इलाज करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो आंसर है उत्तल लेंस लगाया जाता है, या उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया ना, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम है। तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, जो रिएक्टर में श्रृंखला होती है, यानी जो विखंडन होता है वो नियंत्रित होता है, और परमाणु बम में वो अनियंत्रित होता है, इसलिए वो बॉम्ब है जो कंट्रोल में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसमें अनियंत्रित होती है श्रृंखला। नेक्स्ट है, भूकंप तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन आता है। भूकंप तीव्रता का मापन है रिएक्टर मापन पर किया जाता है, और किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफर से। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी था, ठीक है, आपको याद रखना है। खाना पकाने वाले बर्तनों का नीचे का बाहरी हिस्सा काला जब भी छोड़ा जाता है तो वो काली सतह है। सिंपल याद रखना आपको, ऊर्जा की ज़्यादा अवशोषक होती है। काले कपड़े भी ऐसे ही हैं, तो इस वजह से उसको काली सतह को, बाहरी हिस्से को काला छोड़ दिया जाता है। और हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो परिकर्णन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सी ऊर्जा? वो गतिज ऊर्जा। घरेलू विद्युत परिकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किससे बनी होती है? देखो जो घरों में हम विद्युत उपकरण यूज करते हैं उनमें सुरक्षा फ्यूज लगाते हैं ना, उसकी तार जिस धातु से बनी होती है उसकी प्रतिरोध क्या होनी चाहिए? तो उसकी प्रतिरोध है ज़्यादा होनी चाहिए एक तो, और उसका गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो दोनों आपको चीज़ याद रखनी है। जो हमारे घरों में विद्युत चालकों में हम फ्यूज लगाते हैं उसकी प्रतिरोध ज़्यादा हो और गलनांक यानी वो गले कम और करंट को रोकने की क्षमता उनकी ज़्यादा हो, तो वो अच्छे फ्यूज का काम करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति क्या बनी रहती है? समान बनी रहती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। याद रखना, आपको एग्जाम में पहले पूछा गया था। नेक्स्ट है, पर्यायश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 या 20,000 से अधिक। आपको आंसर में दोनों चीज़ें मिल सकती है, 20,000 भी मिल सकता है, 20,000 से अधिक, तो दोनों ही ठीक हैं। आपको कोई एक मिलेगी तो वो आप सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र। देखो मापन से रिलेटेड या किसी का मात्रक क्या है तो ये आपको याद जरूर रखने हैं, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो उसको वायुमंडलीय जो दाब होती है हमारे वायुमंडल में उसको मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है।
स्टूडेंट। नेक्स्ट है पानी में किसी चलती चीज़ पर निशाना। मान लो अब इसको कई कंडीशन बना के दिया जा सकता है। ऐसे दे देंगे कि कोई मछली का शिकार करने वाला युवक भाले से मछली को मारना चाहता है, तो वह मछली पर निशाना लगाए। तो कैसे लगाए, कहाँ पर लगाए, कौन सी जगह पर उसे निशाना लगाना चाहिए। या कोई और कंडीशन है, बाल से आप मछली को मारना चाहते हो तो आपको निशाना कहाँ लगाना, जहाँ पर वो वस्तु दिखाई देती है उससे नीचे। देखो जब भी बीम बनता है तो हमें पानी में गिरी हुई चीज़ें या चलती हुई चीज़ें थोड़ा ऊपर दिखाई देती हैं, तो हमें निशाना हमेशा नीचे की तरफ लगाना है, क्योंकि वो जो हमें दिखाई देती है वो उसकी वास्तविक स्थिति या वास्तविक जगह नहीं होती है, उसके थोड़ा नीचे होती है। तो हमेशा हमें जहाँ वस्तु दिखाई देती है उससे नीचे निशाना लगाना चाहिए। नेक्स्ट है एक श्वेत यानी एक सफ़ेद और चिकनी सतह होती है। जितनी सफ़ेद और चिकनी सतह होगी वो ताप को अच्छी तरह अवशोषक और अच्छी परावर्तक होगी, अवशोष भी अच्छी तरीके से करेगी और परावर्तक भी करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपने महसूस भी किया है और आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा, ट्रेन या बस में बैठा व्यक्ति जब एकदम से ट्रेन या बस खड़ी होती है और वो चलती हैं तो हमारा सर पीछे की तरफ जाता है, धक्का हमें लगता है, तो वो क्यों होता है, वो स्थिरता के जुड़तव के कारण होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, पहले भी पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल है, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। विस्थापक एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि होता क्या है, वो भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो विस्थापन क्या है, जब एक पॉइंट से दूसरी जगह वस्तु चली जाती है तो उसमें परिणाम भी बदला है और दिशा भी बदली है। और विस्थापन कौन सी सदिश राशि और है विस्थापन के अलावा, तो संवेग एक भी सदिश राशि है और बल भी एक सदिश राशि है। तो इनमें से अगर ऑप्शन मिल जाए कि इनमें से सदिश राशि कौन सी है और एक ऑप्शन में दिया विस्थापन, संवेग, बल तीनों, तो ये तीनों भी आंसर में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी कंडीशन में आपको मिल सकता है क्वेश्चन का आंसर बना के, आंसर का क्वेश्चन बना के, घुमा फिरा के, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में जो लाल रंग दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट ज़्यादा सर्दी में मौसम पर, ज़्यादा जो सर्दी का मौसम होता है, अगर पहाड़ों पे आपने देखा तो पानी को पाइपों के द्वारा ले जाया जाता है, और जब वो पानी जम जाता है तो वो पाइप फट जाते हैं। तो क्यों फट जाते हैं, पाइप में जो पानी जमता है तो वो फैल जाता है, यानी जो उसकी बर्फ़ जमेगी पानी की तो वो अपना आकार थोड़ा फैला देती है, ज़्यादा जगह में वो जमेगी जिससे पाइप फैल जाता है और वो फट जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट कि किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या पूछी जाए तो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। ठीक है, आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेसर का आविष्कार किसने किया था, तो थियोडोर मैनन ने। ध्वनि का पिच पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। वाहनों के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण है, जो वाहन के अग्रदीप होते हैं यानी अगली लाइट होती है उनमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, परवलयी दर्पण। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, साइंटिस्ट से रिलेटेड है, बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है, आप यहाँ भी पढ़ लो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गर्मियों में मिट्टी के बर्तनों में, जैसा कि आप सभी को पता है, जो मिट्टी के बर्तन पहले यूज किए जाते थे उनमें उस समय पानी ठंडा ज़्यादा रहता है अन्य चीज़ों से। तो क्यों रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है पानी का, या फिर वाष्पीकरण किस में होता है, ऐसे कंडीशन करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मिट्टी के बर्तनों में एक ऑप्शन आपको मिलेगा। और प्लास्टिक के बर्तन लिखा मिल सकता है, लोहे के मिल सकता है, तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा मिट्टी के बर्तनों में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। जो हम बिजली की मोटरें यूज करते हैं वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन में भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है पवन वेग मापता है, तो एनीमोमीटर पवन वेग यानी वायु के वेग मतलब स्पीड को मापने का यंत्र है। भाई कितनी, जैसे बोलते हैं ना कि 23 किलोमीटर पर हावर की हवा चल रही है, तो वो मापी जाती है एनीमोमीटर से।
नेक्स्ट है सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, कौन से रंग में होती है, तो बैंगनी रंग में होती है, वो आप ग्राफ आपने देखा भी होगा कलर का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा होती है लाल में, सबसे ज़्यादा लाल में और सबसे कम होती है बैंगनी में, आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रकाश की मूलभूत यूनिट कौन सी है, तो फोटोन है, PHOTON। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, यानी जो चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है वह उस पर मतलब किसका फर्क नहीं पड़ेगा, किसका प्रभाव नहीं रहेगा, तो दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उससे स्वतंत्र रहता है। और नेक्स्ट है एक्सरे किरणों का आविष्कार किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है रॉन्टगन ने किया था। सीटी स्कैन में प्रयोग की जाती है एक्सरे। देखो स्टूडेंट, जो हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, हमें ज़्यादा चोट लग जाती है, उसको गहराई से जांचने के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें एक्सरे यूज की जाती है। अगर आपको बायोलॉजी के हिसाब से बता दूं, अगर आप 10-12 सीटी स्कैन करा लेते हैं तो आपके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू एक्सरेज, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और मायोपिया किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दो को मायोपिया कहते हैं। अब एक चीज़ है ऑप्टिकल फाइबर, आपने स्टूडेंट देखा होगा, जैसे लैंडलाइन फ़ोन वगैरह होते थे या जो नेटवर्क हैं मोबाइल के टावरों के, तो उनमें एक वायर यूज की जाती है, बंडल, तो उनमें यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर। तो वो क्या काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का काम करते हैं। तरण लाल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, तो किसकी वजह से कम दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। अब नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर होता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 1 नैनोमीटर मैंने 2 तरीके से क्यों लिखा है इसका आंसर, क्योंकि स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाते हो, वहाँ 2 तरीके से पूछ लिया जाता है। अब आपको पूछा गया कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, और वहाँ पे आंसर दिया हो 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, और आपने यही याद किया हो, और वहाँ पे मान लो ये है तो आप ठीक इसको क्लिक कर दोगे, और अगर वहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हो तो आप इसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इस तरीके से भी याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मरीचिका बनने का उदाहरण है, आपने कभी देखा हो, जैसे आप बस से जा रहे हो और आप फ्रंट सीट पे बैठे हो, कंडक्टर वाली पे या उससे पीछे वाली पर, आपको रोड पे ऐसे दिखेगा कि आगे पानी पड़ा है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका दूसरा उदाहरण ये भी है, मरीचिका इसको क्यों बोलते हैं, जो हिरण होते हैं उनको रेगिस्तान में ऐसे लगता है कि आगे पानी है, वो दौड़ते हुए चलते हैं और आगे देखते हैं तो वो पानी गायब हो जाता है, पानी होता नहीं है, वो प्रकाश का परावर्तन होता है। और वो क्यों होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस वजह से मरीचिका बनती है। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो जो वोल्टीय सेल होते हैं प्रकाश के, वो सौर सेल कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा में बदलते हैं, जैसे अपने सौर ऊर्जा आपने देखी होगी, जो वो लगे होते हैं, प्लेटें लगी होती है सौर ऊर्जा की। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है, इन्होंने काफ़ी चीज़ दी थी, इनका साइंस में बहुत योगदान है, आप सभी नाम से शायद इनको जानते ही हैं। नेक्स्ट है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। आप 0 डिग्री सेल्सियस सोचेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, कोई माइनस मतलब कोई भी 4 डिग्री सेल्सियस नहीं सोचेगा, इसलिए ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें भारी जल, यानी जो भारी जल होता है जिसको हम खारा पानी बोल देते हैं, समुद्र का पानी, इसका फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है मंदक, ठीक है। और नेक्स्ट है कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, कितने वोट है, 746 वोट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रकाश का रंग निर्धारित कर होता है, तो किससे होता है, तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। अब नेक्स्ट है मान लो एक चुंबक को हम हवा में लटका देते हैं स्वतंत्र,
ठीक है, हम उसे छू नहीं रहे, एक धागे से बांधा उसको छोड़ दिया, तो वो किस दिशा में आकर ठहरेगा, तो एक दिशा होगी उसकी उत्तर में और दूसरी दक्षिण में, तो उत्तर दक्षिण दिशा में वो ठहरेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में स्थित होगा, तो इसका होगा दक्षिण से उत्तर की दिशा में, यानी जो अपना नॉर्मल चुंबक होता है उससे अपोजिट होगा, और इस दक्षिण और उत्तर की वजह से ही चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है, क्योंकि जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल को ही खींचेगा। ठीक है, सेम सेम पोल रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर साउथ की साइड में होगा तो उससे दूर जाएगा, और अगर साउथ नॉर्थ की तरफ होगा तो वो एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी में किया जाता है। और सोनोग्राफी होती क्या है स्टूडेंट, आप जैसे कभी हॉस्पिटल में गए हो तो वहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड एक किया जाता है और उसमें एक मशीन यूज की जाती है, उसको सोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो पराश्रव्य उसमें कौन सी ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। नेक्स्ट स्टूडेंट, तारों के मापने की इकाई, तो तारों के बीच की मापने की इकाई, यानी तारों के बीच की जो डिस्टेंस मापेगी, दूरी मापेगी, उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में आपको याद ही होगा कितने होते हैं, 3.14 इंटू 10⁻⁴। ठीक है स्टूडेंट। वायु में प्रकाश की गति होती है, जो अपनी हवा होती है उसमें प्रकाश की गति कितनी रहती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये वो कौन सी गति है, वही गति है जो भी हम बता रहे थे। ठीक है, अगर इसको मोटा मोटा लिख दिया जाए तो 3 इंटू 10⁻⁴ ऐसे हो जाएगा, वैसे ये 3.14 करके होता है। आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं, आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। जो IIT, AIPMT और AIEEE वगैरह होते हैं, उन एग्ज़ामों में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपके एग्ज़ामों में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ये इम्पोर्टेंट जो भौतिकी विज्ञान के क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं। आप इन्हें याद रखिएगा, तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, और आपको एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। 2-3 नंबर का इनमें से आपको मिल ही जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप सभी का थैंक यू, तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रहिए। थैंक यू स्टूडेंट, आप सभी का। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।